हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब वेरियस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल एंड टाइप्स ऑफ पेशेंट। आपको दो चीज़ें इसमें पढ़नी है, एक तो ये कि टाइप ऑफ पेशेंट आपको पढ़ना है और दूसरा जो अलग अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हॉस्पिटल्स के अंदर उनको पढ़ना है। तो पहले ये समझिए कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए प्रोसेस टू प्रोवाइड ड्रग्स टू द पेशेंट और पेशेंट अटेंडेंट। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पेशेंट को दवा प्रोवाइड करना या जो पेशेंट का अटेंडेंट है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसको देखभाल कर रहा है, उस तक दवा पहुंचाने को बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये अलग अलग तरीके से पेशेंट को दवा पहुंचाई जाती है, हॉस्पिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो दो तरीके के तो पेशेंट होते हैं। पहले एक होता है इनडोर या इन पेशेंट, दूसरा होता है आउटडोर या आउट पेशेंट। तो दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जो इन पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, चाहे वो किसी भी वार्ड में हो, चाहे वो इमरजेंसी वार्ड में हो, आईसीयू में हो, ठीक है ना, चाहे वो जनरल में हो, कैसे भी हो, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो उसको इनडोर या इन पेशेंट बोलते हैं, और अगर वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होता है तो उसको आउटडोर या आउट पेशेंट बोलते हैं। असल जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अबाउट इन पेशेंट, यानी जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहते हैं उन तक दवा को डिस्ट्रीब्यूट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, तो पहला है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, दूसरा है फ्लोर स्टॉक मेथड और तीसरा है यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चौथा है ड्रग बास्केट मेथड। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द फिजिशियन राइट्स ए प्रिस्क्रिप्शन एंड आस्क द पेशेंट टू गेट द मेडिसिन फ्रॉम ए लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर। तो इसमें क्या होता है कि जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है और पेशेंट को कहता है कि आप ये दवाएं क्या है लेके आ जाइए। दूसरा होता है फ्लोर स्टॉक मेथड। फ्लोर स्टॉक मेथड क्या है, इन दिस मेथड द ड्रग्स आर स्टोर्ड इन द चीफ स्टॉक रूम एंड आर सप्लाइड टू द वार्ड्स एट नर्सिंग स्टेशन which may be at every floor and stored there and from there administered to a patient by a nurse according to the chart order of the physician। तो फ्लोर से आप समझ पा रहे होंगे जो अलग अलग फ्लोर होते हैं, ठीक है ना। तो हर फ्लोर के ऊपर एक छोटी सी समझिए फार्मेसी बना दी जाती है या एक ड्रग स्टोर बना दिया जाता है जहाँ पे दवाओं को ला के रखा जाता है। जो मेन क्या कहते हैं, जो मेन स्टॉक रूम है वहाँ से, मान लीजिए एक मेन फार्मेसी है, सेंट्रल फार्मेसी है, वहाँ से दवाएं ज़रूरत के हिसाब से, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत दवाएं जो मतलब कॉमनली यूज़ होती रहती हैं उनको ला के हर फ्लोर के ऊपर रख दिया जाता है। एक छोटी सी फार्मेसी, एक ड्रग स्टेशन बना दिया जाता है जिसको नर्सिंग स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वो हर फ्लोर पे हो सकता है या हर वार्ड के अंदर भी हो सकता है। अब फिर वहाँ से क्या होता है, जो नर्सें हैं, जो दवा जिनको एडमिनिस्टर करना है, तो वो पेशेंट का जो चार्ट ऑर्डर होता है या ट्रीटमेंट जो चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से दवाएं लेती हैं और लाके एडमिनिस्टर कर देती हैं। तो ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं फ्लोर स्टॉक मेथड। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछ लेता है कभी। तो ड्रग्स आर रेडिली अवेलेबल फॉर यूज। तो फ्लोर स्टॉक मेथड में क्या है कि जो दवाएं हैं उसको हर बार जाके सेंट्रल फार्मेसी से नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि हर फ्लोर के ऊपर दवाएं अवेलेबल रहती हैं, तो वहाँ आसानी से और जल्दी से मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे नंबर ऑफ स्टाफ कम होता है, यानी ये नहीं कि हर बार एक स्टाफ को जाना पड़ रहा है, तो पेशेंट के पास भी तो रहना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से तो एक आदमी लाके वहाँ पे दवा रख देगा और नर्सें वहाँ से लेके यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से स्टाफ की कम ज़रूरत पड़ती है। द नंबर ऑफ ड्रग ऑर्डर बाय द नर्स इज ऑल्सो रेड्यूस। और इसमें नर्स को भी टाइम मिल जाता है, बार बार दवा मंगाने के लिए नहीं कहना पड़ता है, ठीक है ना। दवा रखिए, खुद जाके लाके यूज़ कर लेती हैं वहाँ से। ऐसे क्या, रेड्यूस द नंबर ऑफ ड्रग रिटर्न टू द फार्मेसी। और इसमें क्या, बची हुई दवाओं को वापस फार्मेसी में नहीं भेजना पड़ता है, ठीक। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो मेडिकेशन एरर में इंक्रीज। इसमें मेडिकेशन एरर इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कि यहाँ पे फार्मासिस्ट की निगरानी में नहीं होता, बल्कि नर्सें खुद ला के मतलब एडमिनिस्टर करती हैं।
तो यहाँ पे मेडिकेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे क्या डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग में इंक्रीज, और इसकी वजह से यहाँ पे दवाएं डिग्रेड हो सकती हैं, इसलिए कि यहाँ पे सारे इंतजाम उतने अच्छे से नहीं हो पाते होंगे। दूसरा और क्या है, देयर इज नीड ऑफ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन स्टोरेज फैसिलिटी इन एवरी वार्ड और फ्लोर, और इसमें क्या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि हर वार्ड में या हर फ्लोर पे आप एक फार्मेसी बना रहे हैं तो हर जगह एक रूम भी चाहिए रखने के लिए, स्टोर करने के लिए शेल्फ वगैरह बनाना, और कभी अगर क्या कहते हैं, और अगर ऐसी दवाएं रख रहे हैं जिनको टेम्परेचर देना है एक स्पेशल टाइप का, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर वगैरह रखना पड़ेगा, तो इसमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। एक है ड्रग बास्केट मेथड, तो ये क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ फ्लोर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आपने पढ़ा ना अभी फ्लोर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसी के अंडर आने वाला ये एक सिस्टम है। इन दिस मेथड नर्सेज वेरीफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन ऑल रूम्स एंड रेफ्रिजरेटर्स विद द हेल्प ऑफ मास्टर लिस्ट ऑफ फार्मेसी, देन फिल डिमांड फॉर्म फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग टू फ्लोर्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हर वार्ड के अंदर या हर फ्लोर के अंदर जहाँ पे क्या कहते हैं दवाओं को स्टोर किया गया है, तो वो जो नर्सें हैं वो आके उसमें देखती हैं शाम में या किसी भी एक टाइम पे कि यहाँ पे कितनी कितनी दवाएं बची हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उनके पास एक पूरा लिस्ट भी होता है जो सेंट्रल फार्मेसी वो देता है कि ये आप लिस्ट लेके जाइए और देखिए, और ये जो दवाएं हैं किस किस स्टोर में या किस किस फ्लोर पर किस किस वार्ड में हैं और कहाँ पे नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे नहीं है तो फिर उसका एक फॉर्म भर के लाइए, उसको बोलते हैं डिमांड फॉर्म, ठीक है ना। फिर वो क्या करते हैं, डिमांड फॉर्म भर के लेके आती हैं और फिर लाके फार्मेसी को देती हैं, ठीक। अब जब वो राउंड पे आते हैं देखते हैं कि कोई कंटेनर खाली है, यानी जिसमें दवाएं रखी रहती है वो खाली है, तो उसको अपने साथ में रख लेते हैं। जो उनके पास बास्केट है, एक ट्रॉली जैसा जो लेके आते हैं वो, उसके अंदर उसमें उसको डाल लेते हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड इन ऑल रूम्स, और जब पूरा राउंड पूरा हो जाता है, दे सेंड द डिमांड फॉर्म्स एंड कंटेनर्स टू फार्मेसी। फिर जो कंटेनर से जो खाली हो गया जिसमें दवाओं को रख के लाना है, ठीक है, और जो डिमांड फॉर्म है उसको फार्मेसी के पास भेज देते हैं। और फिर अब जिस जिस रूम के अंदर जिस जिस दवा की जरूरत है तो उसका डिमांड फॉर्म देखा जाता है, ठीक। और फिर उनके साथ में जो कंटेनर है उसके अंदर दवाओं को रख के फिर वापस से उन वार्ड में या उन जगहों पे जहां पे जरूरत थी उनके हिसाब से वहां पे भेज दिया जाता है। तो ये होता है ड्रग बास्केट मेथड। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिल्कुल सेम है फ्लोर स्टॉक मेथड के, चूंकि वे उसी का एक पार्ट है ये, ठीक। अगला है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट इन सिंगल डोज टू यूज वंस। तो इसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट को दवा एडमिनिस्टर करना है तो उसका जो ट्रीटमेंट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हर बार फार्मेसी से दवा लेके लाई जाती हैं और उनको यूज किया जाता है, और वहां से दवा सिंगल डोज में आती है, यानी इतनी दवा आती है कि एक बार ही जो एडमिनिस्टर किया जा सके, ठीक है ना। तो इतनी दवा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उसको बोलते हैं यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा चलता है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लिया दिन में 3 बार उसको दवा एडमिनिस्टर करना है, तो 3 बार क्या है फार्मेसी से दवा लाई जाती है और फिर उसको एडमिनिस्टर कर दी जाती है। रखने का और स्टोर करने का फ्लोर में वार्ड में कोई सिस्टम नहीं होता इसमें, ठीक। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कभी कभार पूछ लेता है। तो इसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट चेक द फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बाय ए नर्स। तो इसमें क्या होता है कि समझिए कि मेडिकेशन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए कि जब वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट, जब वहाँ पे डिमांड जाती है कि ये दवा चाहिए तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी जाता है कि ये दवा इसको प्रिस्क्राइब की गई है, तो फार्मासिस्ट उसको देखता है हर बार। अब वो चाहे देखे ना देखे वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पे देखना चाहिए उसको, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर वो वहाँ पे फार्मासिस्ट उसको देखता है, तो अब वहाँ पे मान लीजिएगा दवा गलत वगैरह लिख गई है, डोज ज्यादा हो गया है, किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट उसमें, तो वो पकड़ सकता है उसको। तो इस तरीके से मेडिकेशन एरर को कम किया जा सकता है इसके जरिए से। तो ये किसका एडवांटेज है। इसमें क्या लेस चांसेस फॉर स्टोलन ऑफ ड्रग, और इसमें क्या दवा के चोरी होने के चांसेस भी कम है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ता है, इसलिए कि अगर हर फ्लोर के ऊपर हर वार्ड में आप स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। ऐसे क्या नर्सेज हैव मोर टाइम टू केयर पेशेंट बिकॉज ऑल डोज आर प्रिपेयर्ड इन फार्मेसी। और इसमें नर्सों को, और इसमें क्या जो नर्सेज हैं उनको टाइम ज्यादा मिल जाता है कि वो पेशेंट को केयर कर सकें, उनका ख्याल रख सकें, उनकी देखभाल कर सकें।
अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टाफ को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए कि बार बार दवा लेने जाना है, बार बार लेके आना है, ठीक है। ऐसे क्या इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट, कि आउट पेशेंट को दवा कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो इन दिस टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट आर नॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड आर गिवन जनरल और इमरजेंसी ट्रीटमेंट। दूसरा जो टाइप होता है आउट पेशेंट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आउट पेशेंट आप समझ चुके हैं कि आउट पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते हैं और उनको एक जनरल और इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी ये कि आए और हो सकता है कि वहीं दवा दे दी गई और फौरन वापस आ गए, जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन में होता है कि गए और फौरन दवा वगैरह जो देनी थी, फर्स्ट एड करना था वो किया गया, फिर उनको वहां से भेज दिया जाता है। आउट पेशेंट होते हैं। अब उसके क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब इन आउट पेशेंट को दवा लेने के लिए सबसे पहले क्या है, पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसका, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उसकी बीमारी के हिसाब से उसको किसी फिजिशियन के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। अब वो फिजिशियन है वो पेशेंट को देखता है, चेक करता है, उसके बाद उसके लिए दवा लिख देता है। पेशेंट फिर उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर फार्मेसी में जाता है, फिर उसको वहाँ से दवा डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, उसको दवा प्रोवाइड की जाती है। अब एक टॉपिक पूछा है आपके सिलेबस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू और इमरजेंसी वार्ड, ठीक है ना। तो इनमें दवा को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या सिस्टम होता है, ये पढ़ने से पहले आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेफिनेशन बताइए क्या होते हैं ये। तो हॉस्पिटल के अंदर आपने भी देखा होगा कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं, यूनिट्स मतलब डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल में एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, तो वो क्या रिजर्व होता है, उनको मतलब समझिए वो फिक्स है, वो हर एक उसमें नहीं जा सकता है, वो सिर्फ क्या कुछ स्पेशल टाइप के पेशेंट होते हैं जिनके लिए उसको फिक्स कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, बचा के रखा जाता है, कि जिनकी कंडीशन कुछ ज्यादा सीरियस होती है, जिनको क्या एक क्लोज मॉनिटरिंग की और एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। यानी उनकी कंडीशन क्या बहुत ज्यादा खराब है और उनको क्या बहुत ध्यान से उनका इलाज करना पड़ेगा और एक बड़ा इलाज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। अब वही जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है, ठीक है। तो वही जो स्पेशल टाइप के यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो कौन से हैं, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो एक है आईसीयू, जिसका मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव का मतलब होता है एक बड़ा, या क्या कहते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है ना। तो ये इस वाले यूनिट आईसीयू में जिनको डाला जाता है तो वहां पे एक बड़ा इलाज चलता है, या ये कि बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चलती है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से उनका इलाज किया जाता है और इसको इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आईसीसीयू, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। तो ये भी क्या है, कि इंटेंसिव केयर यूनिट है, लेकिन इसमें उन पेशेंट को रखा, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ उन पेशेंट के लिए होता है जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, ठीक है ना। यानी जो हार्ट के पेशेंट हैं, ये वाला डिपार्टमेंट उनके लिए खाली कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है कि इसमें सिर्फ वही आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हार्ट फेलियर हो गए, कोरोनरी हार्ट डिसीज हो गई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ऐसे क्या कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। एक होता है एनआईसीयू, तो एनआईसीयू का फुल फॉर्म होता है न्यू नेटल और न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। तो न्यू नेटल या न्यू बॉर्न से आप समझ जा रहे होंगे कि ये किसके लिए है, जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना। और एक होता है इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी वार्ड क्या है, दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इमरजेंसी मेडिकेशन फॉर पेशेंट अराइव विदाउट एन अपॉइंटमेंट। ये क्या है समझिए, स्पेशल टाइप का यूनिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें सिर्फ मतलब उन पेशेंट को रखा जाता है शुरू में आते ही, जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आए जो बहुत ज्यादा सीरियस है तो फौरन उसको इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है, ठीक है ना। इमरजेंसी वार्ड में फिर उसको देखा जाता है किसी कंडीशन कैसी है, कहाँ पे जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में इसको जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को थोड़ी मालूम है, सीधे आईसीयू में लेके थोड़ी जाते हैं लोग, सीधे एनआईसीयू में लेके थोड़ी जाएंगे वो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो पहले पेशेंट कहाँ आते हैं, इमरजेंसी वार्ड में आते हैं। फिर अगर उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट उनको दे दिया गया और अब वो रिकवर हो सकते हैं उससे, तो उनको वापस भेज दिया जाता है। अब मान लीजिए वो पेशेंट ऐसा जो बहुत ज्यादा सीरियस है, नॉर्मल ट्रीटमेंट से उसका काम नहीं चल रहा, उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो अब ये जो यूनिट्स हैं स्पेशलाइज्ड टाइप के, तो जिस टाइप की उसकी बीमारी है उसके हिसाब से उसको, अगर हार्ट से रिलेटेड बीमारी है तो इस वाले में भेज देंगे, और अगर हार्ट से रिलेटेड नहीं है तो आईसीयू में, अगर मतलब उसको क्या है, अगर उसको इंटेंसिव केयर की जरूरत है तो आईसीयू में भेज देते हैं, अगर बच्चे वगैरह हैं तो उसको एनआईसीयू में भेज देते हैं, ठीक है।
अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम होता है, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, इसमें दवा क्या है, हर वक्त मौजूद रहती है, अवेलेबल रहती है। ये नहीं कि अब पेशेंट आया तब बाहर से दवा लेके आएंगे, नहीं, इसमें दवा को हमेशा मौजूद रखा जाता है। जो इमरजेंसी दवाएं हैं खासतौर से उनको, ओनली सम सर्टेन लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स स्टोर्ड देयर। और इसमें ये नहीं कि पूरी एक भीड़ होती है दवाओं को कि दवाएं खोजते रह जाए आदमी, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ दवाएं होती हैं, खास दवाएं होती हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं, ठीक है ना। एंड दे आर पैक्ड इन सिंगल यूनिट कंटेनर, और उनको क्या कई सारे डब्बों में पैक करके नहीं रखा जाता, बिल्कुल समझिए एक सिर्फ कंटेनर में उसको रखा जाता है। तो कुछ ऐसी खास दवाएं होती हैं जिनकी जगह भी फिक्स होती है, ठीक है ना। आईवी सॉल्यूशन वगैरह जो होते हैं उनकी जगह भी फिक्स होती है कि ये यहाँ पे रखी जाएंगी, यानी उनको ढूंढने में भी टाइम ना लगे। जैसे कि मान लीजिए किसी को सांप काट लिया तो उसके लिए जो एंटी सीरम आता है तो उसको मतलब फिक्स करके रखा जाता है कि यहीं पे रहेगी ये दवा, ठीक है ना। फौरन वहां से उसको लेके एडमिनिस्टर कर दिया जाता है जैसे कोई पेशेंट आता है। अब इसी के साथ में चूंकि डिस्पेंसिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में डाला नहीं है, लेकिन इसी के साथ में आपको बता दूं, यहाँ से कभी इसके बारे में भी पूछ लेता है, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेज, कि ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम क्या होता है और डिवाइसेस कौन से इसमें यूज होते हैं। तो ऑटोमेटेड तो आप जानते ही हैं, यानी वो काम जो ऑटोमेटिकली हो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मशीनें ऐसी होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो ऑटोमेटेड होती हैं, यानी सिर्फ उनको कुछ कमांड्स देने की जरूरत होती है, फिर सारे काम वो खुद करने लग जाती हैं। समझिए रोबोटिक सिस्टम होता है, वो फौरन जैसा आपने कमांड दिया उसके हिसाब से वो काम करने लग जाता है। और चूंकि यहाँ पे डिस्पेंसिंग की बात हो रही है तो इसमें डिस्पेंसिंग भी करने वाली मशीनें रहती है। आपने कमांड दिया और फौरन दवाओं को ला के आपके पास रख देंगी, ठीक है ना। आपने उठा के पेशेंट को दे दिया, तो ये पूरा सिस्टम होता है, रोबोट बने रहते हैं, कुछ मशीनें रहती हैं, ठीक है ना। तो वो होता है ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। अब उसके लिए कौन सी डिवाइसेज हैं, तो एक डिवाइस है ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट। अब आपने डिटेल वीडियो जाके पढ़िएगा, वहां पे मैंने उसकी क्या पिक्चर वगैरह भी दिखा रखी हैं, उनकी लाइव वीडियोस भी दिखा रखी हैं कि कैसे वो मशीनें काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज ए कंप्यूटराइज्ड मेडिकेशन कैबिनेट या कपबोर्ड यूज्ड इन हॉस्पिटल। ये एक क्या है, अलमारी की तरह से एक मशीन होती है जिसमें मतलब बहुत सारी जगह होती है मेडिसिन को रखने की, ठीक है। उसमें मेडिसिन रख दी जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसमें स्क्रीन भी लगा रहता है। तो जितनी आप दवाएं उसके अंदर रखते हैं उनको फिर उसमें चढ़ा भी देते हैं कि ये दवाएं इसमें रखी हुई हैं, ठीक है। और उसमें ये भी चढ़ाया जाता है कि कौन सी दवा किस मतलब बॉक्स के अंदर रखे हुए उसके नंबर होते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे आप कमांड देते हैं वो वाला बॉक्स खुलता है, उसमें से दवा निकाल लेते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो इसमें क्या क्या इसके खास फीचर होते हैं इस मशीन के, इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये क्या ऑटोमेटिक इन्वेंट्री कंट्रोल करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये कि ये बताता रहता है कि कितनी दवाएं आपने इसमें रखी थी, कितनी खर्च हो गई हैं और कितनी अभी बची हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोवाइड ए ड्रग स्टोरेज इन्वायरमेंट है। और इसमें क्या है, ड्रग को स्टोर करने का जो इन्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट, तो वो उसके अंदर अवेलेबल होता है। यानी स्टोर क्या कहते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर, लो टेम्परेचर चाहिए तो वो भी उसके अंदर फैसिलिटी होती है। ऐसे क्या इसमें सेफ्टी होती है दवाओं के लिए, दवाएं सेफ रहती हैं, कंटामिनेट नहीं होती हैं। इट प्रोवाइड्स सेफ्टी ऑफ पेशेंट वाया बार कोड वेरिफिकेशन। और फिर आप जब दवा निकालते हैं, मान लीजिए आपने कमांड दिया, दवा निकल के आ गई बाहर, आप उसको उठाते हैं तो फिर वहां पे बार कोडिंग का सिस्टम रहता है। आप उस पर ऐसे मतलब उसको स्कैन करते हैं तो वो बता देता है कि ये वाली दवा आपने निकाली है। तो इस तरीके से एक तरीके से तो इसमें क्या है, एक तरीके से वेरिफिकेशन हो जाता है, तो और ज्यादा सेफ्टी बढ़ जाती है, गलत दवा एडमिनिस्टर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे क्या फास्ट सर्विस होता है, आपने कमांड दिया, आपने डाला पैरासीटामोल, कमांड दिया, फौरन उसका बॉक्स खुला, आपने निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें टाइम नहीं लगता है ज्यादा। ऐसे क्या है, इट प्रोवाइड ए EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। आपने कितनी दवाएं, जैसे कि मान लीजिए एक पेशेंट के लिए आपने 10 दवाएं निकाली तो वो सारा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन रहता है, वो रिकॉर्ड को भी मेंटेन करता है। तो एक फैसिलिटी ये भी होती है। ऐसे क्या, इट प्रोवाइड्स MAR मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। और इसमें क्या है, मेडिकेशन कितनी दवाएं एडमिनिस्टर की गई उसका भी रिकॉर्ड इसके अंदर मेंटेन किया जा सकता है। एक होता है रोबोटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो ये क्या, इट इज ए कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग डिवाइस। ये भी कंप्यूटराइज्ड क्या है, एक ऑटोमेटिक डिवाइस होता है, कंप्यूटर से इसको भी कंट्रोल किया जाता है। कैन स्टोर्स एंड फिल्स द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये जो मतलब इसको इतना इसको ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड करने मतलब इतना डाटा इसके अंदर फिल कर दिया जाता है कि आप ये क्या है, जैसे आपने दवाएं रख दी लाके बहुत सारी एक जगह पे, तो उसमें से ना
स्पेसिफिक टाइप के, तो उसमें से क्या है, दवाओं को छांट छांट के उसकी जगह पे ला के रखेगा। यानी कि कोई सी दवा लाके कहीं पे रख दिया नहीं, जिसकी जो जगह है वहां उनमें से छांट के उस दवा को उसकी जगह पे लाके रख देता है। और फिर जैसे आपने प्रिस्क्रिप्शन डाला अपने कंप्यूटर के अंदर कि ये दवा निकाल के लानी, आपने कमांड दिया, फौरन मशीन जाती है, वो लगी रहती है, वो फौरन वहां से निकाल के सारे दवाओं को आपके पास भेज देती है। जहां पे आप सिस्टम बनाते हैं भेजने का, वहां पे वो दवा ला के डाल देती है, फिर वहां से आप पेशेंट को उसको दे देते हैं। उसके अलावा वो क्या है, दवाओं को काउंट भी कर सकते हैं, उसके अंदर काउंट करने की भी मतलब क्या कहते हैं एबिलिटी होती है। ऐसे क्या है, वो एम्प्यूल वगैरह जो होते हैं उसको भी काउंट कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समझिए कि हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए नोट ऑन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, इसके ऊपर एक नोट लिखना है, इसके स्टेजेस क्या हैं, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसके यही सेम क्वेश्चन आपका कम्युनिटी फार्मेसी में भी आया था, तो वहां पे मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो आपने शायद उसको जरूर पढ़ लिया होगा, तो अब उसको वहां से आप तैयार कर लीजिएगा। अब दोबारा इसको नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, और हॉस्पिटल फार्मेसी किन लोगों से मिलके बनती है उसके बारे में आपको बताना है। तो हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड वेल एजुकेटेड स्टाफ एंड स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। तो हॉस्पिटल क्या है, तो ये समझिए एक ऐसी जगह होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह होती है जहां से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। और वहां पे जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं वो क्या ट्रेंड होते हैं, अब हो चाहे ना हो, लेकिन आपको डेफिनेशन यही देना है कि वो ट्रेंड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, और वहाँ पे क्या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, या ये कह सकते हैं आपके वहाँ पे बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनके सहारे से, जिनकी मदद लेके पेशेंट को क्या अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट को केयर किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल। या आप ये कह सकते हैं कि वो जगह जहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, तो अब वही जो हॉस्पिटल है उसके अंदर अगर फार्मेसी बना दी जाए तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। अब उसको अगर आप लिखना तो कैसे लिखेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी इज ए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। तो ये भी क्या एक तरीके का हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक डिपार्टमेंट होता है, एक जगह होती है, लाइक इन विच एक्टिविटीज लाइक मेडिसिन स्टोरिंग कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग आर परफॉर्म्ड। तो इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे दवाओं को स्टोर किया जाता है, ये कंपाउंड करने की जरूरत होती है तो दवाएं कंपाउंड की जाती हैं, डिस्पेंस करने की जरूरत होती है तो दवाएं डिस्पेंस की जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पे होते हैं। ऐसे ही क्या मेडिकल डिवाइसेस वगैरह हैं तो उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन में मेरे स्कोप नहीं है, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा, स्कोप भी पूछ लेता है कभी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या स्कोप है, मेन जो काम होता है वो क्या है, लोगों को दवा प्रोवाइड करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे आप इसमें चीजें आप बढ़ा सकते हैं, डालेंगे, चूंकि क्वेश्चन आंसर को थोड़ा बड़ा भी करना रहता है तो पॉइंट में से पॉइंट निकाल के लिखना चाहिए। तो ये क्या करता है, दवाओं को इंस्पेक्ट करता है, यानी जो दवा आती है खरीद के, ठीक है, तो उनको चेक करता है कि सही दवा आई है कि नहीं आई है। ठीक, और ऐसे इन्वेंट्री को भी क्या ये मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, दवा को डिस्पेंस करता है, और क्या कहते हैं दवा और उसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह हैं उसको मेंटेन करता है। ऐसे ही कौन सी दवा क्या कहते हैं डिस्पेंस हो गई है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, किस पेशेंट को कौन सी दवा दी गई है। ऐसे क्या इट हैज ए रिकॉर्ड ऑफ नार्कोटिक एंड अल्कोहलिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रिसीव्ड एंड इशूड, यानी कितनी दवाएं हॉस्पिटल के अंदर, यानी कितनी नार्कोटिक दवाएं हॉस्पिटल के अंदर मंगाई गई, और कितना किसको इशू किया गया, किस डिपार्टमेंट में कितनी दवा कहाँ पे गई, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है। ऐसे क्या जरूरत पड़ने पे ये दवा भी क्या है मतलब, और जरूरत पड़ने पे शॉर्टेज होने पे यहाँ पे दवा को भी मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। ये छोटे हॉस्पिटल में तो नहीं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। ये हेल्थ को प्रमोट करने में काम करते हैं, यानी लोगों को काउंसिल करेंगे, हेल्थ केयर एजुकेशन को क्या करते हैं ये फैलाते हैं। ऐसे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ये दवाओं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है हॉस्पिटल के अंदर ये काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं जो थेरापेटिक कमेटी होती है, जो एक वहाँ पे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी होती है, उसके अंदर ये हिस्सा लेते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर फॉर्मूलरी बनती है तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनवाने में ये काम करते हैं। ठीक है ना, और डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनको अगर कंसल्टेशन करना रहता है तो करते हैं, उनको मशवरा वगैरह देते हैं, राय देते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मान लीजिए हॉस्पिटल उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, अब उस हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड भी आते हैं, ओपीडी भी आता है, और एक उसी हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मेसी भी होती है। और अगर आप चाहें तो सिर्फ यहाँ से शुरू कर सकते हैं,
फार्मेसी लिखिए और फिर इसको ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना, इस पे ऐसे कर दीजिए और बाकी सारी चीजें मेंशन कर दीजिए कि चीफ फार्मासिस्ट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसमें और भी फार्मेसी स्टाफ हो सकते हैं, ऐसे फार्मेसी स्टूडेंट जो अभी आए प्रैक्टिस के लिए, और वो एक क्लर्क भी हो सकता है वहां पे जो मतलब हिसाब किताब करने के लिए, ठीक है। अब कभी पूछ लेता है कि इनके इसमें काम करने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो डिस्पेंसिंग करने के लिए डी फार्मा किया हुआ है, यानी दवा को सिर्फ डिस्पेंस करना है तो वो जाके रह सकता है उसमें, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल अगर करना है, दवाओं को क्वालिटी कंट्रोल यानी क्वालिटी वगैरह चेक किया जाता है तो उसमें एम-फार्म किया हुआ होना चाहिए। स्टोरेज के लिए तो डी फार्मा और बी फार्मा दोनों कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर करना है तो कम से कम अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है तो उसमें एम-फार्म किया हुआ होना चाहिए, और क्लर्क है तो उसमें डी फार्म किया हुआ चल जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करना है तो उसमें बी फार्म रहेगा। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर कभी एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो ये आप वहां से छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट द ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टाइप एंड एग्जांपल्स। ड्रग इंफॉर्मेशन के क्या रिसोर्सेज हैं, यानी दवाओं के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना है तो वो कहाँ से मिलती हैं आपको, उनके क्या टाइप्स हैं और उनके एग्जांपल्स। 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शरी। तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है, तो कोई भी एक आदमी है, कोई रिसर्चर है जिसने रिसर्च किया कुछ अपने उसने कुछ रिसर्च किया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और फिर उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने वर्ड्स में कोई बात लिखी है, समझ में आ रही बात, और उसने रिसर्च करने के बाद अपने वर्ड्स में, किसी और के वर्ड्स नहीं, अपने उसके जो दिमाग में जो बातें आई, जो उसने रिसर्च किया, जो उसने स्टडी की, जो साइंटिफिक रिजल्ट आए, उन सबको क्या किया उसने अपने वर्ड्स में लिखा और फिर उसको लोगों को भेजता है वो, तो वो क्या होता है प्राइमरी सोर्स होता है। जो दूसरे जो सोर्सेज हैं सेकेंडरी और टर्शरी, वो सब इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, यहीं से लिए जाते हैं। आपने कोई रिसर्च की, कोई दवा बना रहे थे, कोई स्टडी कर रहे थे, ठीक है, जो भी आप कर रहे थे आपने उन सबको अपने वर्ड्स में लिखा, तो वो जो सोर्स है वहां से जो हमको नॉलेज मिलता है, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स है। ये जो प्राइमरी सोर्स है इसमें दिक्कत ये होती है कि ये जो यहाँ पे जो चीजें लिखी रहती हैं वो बिल्कुल किताब की तरह से नहीं लिखी रहती हैं। अब वो जैसा जो ऑथर है उसको जैसे मन करता है, जहाँ पे जो सा पॉइंट उसको समझ में आता है लिख देता है। अब आप उसको पढ़ते हैं, खुद से एनालाइज करते हैं, फिर अपना ओपिनियन उससे एक बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो प्राइमरी सोर्स है इसको हर कोई नहीं पढ़ पाता है, हर कोई यहाँ से मतलब इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हो गया, ऐसे क्या न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन हो गया, ठीक। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। तो जो प्राइमरी सोर्स है ना, प्राइमरी सोर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उन्हीं को लेके फिर क्या इंडेक्सिंग होती है और एब्स्ट्रैक्टिंग होती है। इंडेक्सिंग का मतलब ये कि उनको बहुत तरतीब से फिर लिखा जाता है, पूरा कंटेंट बनाया जाता है, समझ में आ रही बात है। अब टॉपिक वाइज चीजों को वहां पे बताया जाता है और फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा जाता है, यानी कि इस रिसर्च के जरिए से क्या बात बताई जा रही है तो वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, समझ में आ रही बात। यानी कि मान लीजिए आपने कोई रिसर्च किया, उसको लिख के रख दिया, अब मैं उस पर काम कर रहा हूं, मैं वहां से शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं और फिर टॉपिक वाइज उनको मैं बता रहा हूं या किताब लिख के या पीडीएफ लिख के मैं दे रहा हूं, तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स। अब यहाँ पे मैं अपने वर्ड्स इसके अंदर ऐड कर देता हूं, आपके जो वर्ड्स थे वो थोड़े मुश्किल थे, तो ये जो सोर्स है ना ये थोड़ा लोगों के लिए आसान होता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मेडलाइन हो गया, अब इनके वेबसाइट भी बने हुए हैं, आप वहां से जाके मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहां पे अपडेट करते रहते हैं वो लोग। ऐसे क्या इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे क्या इंडेक्स मेडिकस हो गया, WHO ड्रग इंफॉर्मेशन हो गया। तीसरा होता है टर्शरी रिसोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज थे इंफॉर्मेशन के या सेकेंडरी थे, उन्हीं सोर्सेज को लेके कोई मान ले चला गया FDA के पास और उनको कहा कि ये रिसोर्सेज, ये क्या कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन हैं, क्या ये सही है। तो अब FDA जब उनको अप्रूवल दे देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शरी रिसोर्सेज बोलते हैं। अब ये जो टर्शरी रिसोर्सेज होते हैं वो किताबों वगैरह की फॉर्म में आने लग जाते हैं, जैसे कि रेमिंगटन्स टेक्स्ट बुक है, ऐसे हैंडबुक ऑफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, टर्शरी रिसोर्सेज हैं, यानी ड्रग इंफॉर्मेशन के टर्शरी रिसोर्सेज हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, उसका डेफिनेशन बताइए क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या फंक्शन है। तो PTC क्या है, तो PTC इज एन एडवाइजरी ग्रुप ऑफ फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर मेडिकल स्टाफ। या ये समझिए कि जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलग अलग काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं
उन सब की क्या है एक एडवाइजरी बोर्ड बना ली जाती है, एक कमेटी बना ली जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए उसमें डॉक्टर्स भी आ गए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 50 डॉक्टर है तो 50 डॉक्टर आ जाएंगे, नहीं, बल्कि उसमें जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो क्या है एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों को उसमें लिया जाता है, ठीक। दूसरे उसमें जो नर्सेज हैं, बहुत सारे नर्सेज हैं, उन्हीं में से कुछ नर्सों को जो प्रोमिनेंट हैं उनको ले लिया जाता है। बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं तो उन्हीं में से फार्मासिस्ट को ले लिया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से एक कमेटी बना दी जाती है हॉस्पिटल के अंदर। अब उनके बहुत सारे काम होते हैं। अब ये क्या है, बहुत सारे एडवाइस वगैरह देते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर हम लोग कौन सी दवाएं चलाएंगे। और ऐसे क्या हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनता है, तो उसको फॉर्मूलरी के डेवलपमेंट में ये जो बोर्ड है, ये जो एडवाइजरी कमेटी बनी है वो काम करती है, यानी पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, और भी कई सारे इसके फंक्शन हैं। तो पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर कौन सी दवाएं यूज की जाएं, ठीक है ना, थेरापेटिक पर्पस के लिए। तो उसको इवेल्युएट करना, यानी उस पर जांच पड़ताल करना, एनालाइज करना और फिर सिलेक्ट करना, तो ये इनका एक काम होता है। जो बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं या नर्सें वगैरह हैं, तो उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, यानी जो मतलब मान लीजिए नए स्टूडेंट्स हैं, नई नर्सें हैं, तो उनको एजुकेट करना, उनको समझाना, उनको ट्रेन करना, तो ये भी इसका काम होता है। इस कमेटी का काम ये भी होता है कि जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है या जो दूसरे मेडिकल स्टाफ्स हैं जो इस कमेटी के अंदर नहीं है, तो दवाओं से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जो बात आई है, तो उसको सबको इन्फॉर्म करना ताकि उस दवा को रोका जा सके। तो इनका काम ये भी होता है कि जो दवाएं हैं उनके एडवर्स इफेक्ट को भी चेक करते हैं कि मतलब कौन सी दवाएं हैं, किनका एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, किनका कम आ रहा है, तो फिर उसके हिसाब से फॉर्मूलरी बनाते हैं, तो उसमें दवाओं को ऐड कर सकते हैं आसानी से। मान लीजिए ये फॉर्मूलरी के अंदर कोई ऐसी दवा है जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट बहुत आ रहा है, तो उसको निकाल देंगे, ठीक है, और उसमें जो नई दवा ऐड कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूलरी क्या है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। इनका काम यह भी है कि दवाओं से रिलेटेड जो अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना। अब इसका कंपोजिशन क्या है, कैसे ये बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, ठीक है, जो नर्सें हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, और क्या कहते हैं जो फार्मासिस्ट हैं, तो उन सबको मिला के एक कमेटी बना ली जाती है। फिर उसके बाद कुछ और बहुत सारी छोटी छोटी कमेटियां बना ली जाती हैं, जैसे कि नियोप्लास्टिक कमेटी हो गई, यानी कि फिक्स कर दिया कि आपका काम क्या है कि जो नियोप्लास्टिक से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, जो दवाएं हैं उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। कुछ लोगों को फिक्स कर दिया कि आप कार्डियोवास्कुलर वाले सिस्टम पे काम करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी जरूरतें हैं, जो भी दवाएं हैं, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी सब कमेटियां फिर बना ली जाती हैं। अब फंक्शन क्या है पीटीसी का, तो समझिए जो ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ा है वही उसका फंक्शन भी होता है। एक तरीके से एडवाइजरी काउंसिल या एडवाइजरी बोर्ड की तरह से काम करते हैं, यानी जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये लोग एडवाइस देते हैं कि ये दवाएं आनी चाहिए, हॉस्पिटल को ऐसे चलाना चाहिए। ऐसे क्या है, ये लोग हॉस्पिटल के अंदर एक फॉर्मूलरी बनाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूलरी का मतलब मैं बता दूं, एक ये किताब होती है, समझ रहे हैं। अब ये किताब चाहे रिटन फॉर्म में हो, चाहे किताब क्या कहते हैं हार्ड कॉपी में हो या क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉपी में हो, ये लोग एक फॉर्मूलरी बनाते हैं, एक किताब बनाते हैं, उसके अंदर दवाओं को सिलेक्ट करके डालते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी दवाएं चलाई जाएंगी किस बीमारियों के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे हॉस्पिटल अपना बना लेते हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल क्या है दूसरे हॉस्पिटल का लेके यूज कर लेते हैं। अब वो जो दवा अपने हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं तो उस फॉर्मूलरी के अकॉर्डिंग करते हैं, समझ में आ रही बात। उस फॉर्मूलरी में मान लीजिए लिख दिया कि मलेरिया के लिए हम लोग ये दवाएं चलाएंगे, तो अब वही दवा वो लोग क्या है प्रिस्क्राइब करते हैं। और उनका काम क्या होता है, ये सजेस्ट करते हैं, यानी कुछ पॉलिसीज और कुछ प्रोसीजर ये बताते हैं कि दवाओं को कौन सी दवाएं खरीदी जाएंगी, कैसे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, उनके प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम क्या होगा, उनको कैसे स्टोर करेंगे, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। और दवाओं की यूजेस के बारे में ये सारी चीजें वो लिख के बताते हैं। तो ड्रग फॉर्मूलरी के अंदर भी ये सारी चीजें रहती हैं। और इनका काम क्या होता है, तो जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। और इनका काम क्या होता है कि दवाओं के रिगार्डिंग, यानी दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या दिक्कत आ रही है, उनको एडमिनिस्टर करने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे यूज होता है हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है। तो अब कंप्यूटर क्या होता है आप ये अच्छे से जानते हैं, कंप्यूटर के जरिए से बहुत सारे काम कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कंप्यूटर अगर हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं।
तो उसमें एक तो ये कि जो फार्मासिस्ट है उसका वर्क लोड कम हो जाता है। मान लीजिए सारी चीज़ों को हाथ से लिखना रहता है तो बहुत टाइम लगता है, तो वहाँ कंप्यूटर में, और फिर उनको रिकॉर्ड को मेंटेन करना, फिर वहाँ पे जो चीज़ें आपने लिख के रखी उनको ढूंढना, तो ये सब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सारे काम कंप्यूटर के अंदर बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब अलग अलग काम आप समझ सकते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो क्या पेशेंट से रिलेटेड जो डेटा वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं, स्टोर किया जाता है। यहाँ पे मिस हो रहा है, पता नहीं क्या लिखा था, मैंने याद नहीं आ रहा है। ऐसे क्या पेशेंट का मेडिकेशन प्रोफाइल पूरा तैयार किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है, वो भी उसके जरिए से किया जाता है। ऐसे क्या जो फॉर्मूलरी वगैरह बनती है, यानी छोटी सी किताब बनती है जिसमें दवाओं के बारे में लिखा रहता है, हॉस्पिटल के अंदर कौन सी दवाएं चलेंगी, तो उसको भी उससे प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं जो मेडिकेशन ऑर्डर है उसको ऑर्डर करना है तो वो भी वहाँ से हो जाता है। ऐसे ही क्या कहते हैं जो भी दवाएं रिटर्न हुई हैं उनको उसमें एंट्री करना है तो वो आसानी से वहाँ पे डाल दिया जाता है। ऐसे बिलिंग प्रोसीजर पूरा होता है, बिल बना के देना है। ऐसे क्या दवाओं की जो इन्फॉर्मेशन है, दवाओं के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो डेटा होता है उसको उसमें स्टोर करके रखा जाता है, वहाँ से आदमी पढ़ सकता है। ऐसे क्या तो ऑनलाइन क्या सर्च कर सकता है, ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकता है। क्या तो प्रिस्क्रिप्शन जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करता है। ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम करना है तो उसमें कंप्यूटर हेल्प करता है। कैलकुलेशन करना है डोजेस को, पैसों को, तो वो सारे काम आसानी से हो सकते हैं। कैलकुलेटर का भी काम करता है। ऐसे क्या जो भी डेटा रिकॉर्ड करके रखा है उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसका मतलब बहुत इजी एक्सेस होता है। और क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इससे मेंटेन किया जा सकता है। ऐसे क्या इसके जरिए से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाता है। ये एक टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए पेशेंट के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है लिख के हार्ड कॉपी में। उसी को अगर क्या है सॉफ्ट कॉपी में, यानी क्या कहते हैं हार्ड कॉपी में चाहे हो ना हो, लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको रिकॉर्ड किया जाता है तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। यानी कंप्यूटर के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लिया, मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, किसी वेबसाइट पे किया, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। तो मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको कौन सी बीमारी है, वो कब से है, कौन सी दवाएं वो खा रहा था, कौन सी दवाएं अब चल रही है उसको इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ, कौन कौन से वैक्सीन उसको लगे हैं, उसके जो लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होते हैं या जो रेडियोलॉजी टेस्ट हैं वो उनकी क्या रिपोर्टें हैं, ठीक है ना, उसकी डिसीज की हिस्ट्री क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्या है रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, तो अब उस डॉक्टर को फिर से ये सारी चीज़ें मतलब दोबारा से करने की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट के बारे में क्या अच्छा खासा उसको नॉलेज मिल जाता है। वरना तो पता चला कि आधा घंटा बैठ के फिर वो भी पूछेगा उससे। अगर पहले से बना हुआ है तो बहुत सारा टाइम उसका डॉक्टर को भी बचता है और पेशेंट का भी बचता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, यानी पेशेंट से रिलेटेड जो भी उसके डेटा है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह उसको शेयर भी कर दिया जाता है। वो पेशेंट को भी भेज दिया जाता है, किसी डॉक्टर को भेज सकता है। अब इसके क्या एडवांटेज हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या स्कोप है ये आपको पढ़ना है। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन उसमें आ गया है। हम लोग पढ़ते हैं क्लिनिकल फार्मेसी का क्या स्कोप है ना। तो पेशेंट मॉनिटरिंग, तो क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मासिस्ट क्या करेगा या फार्मेसी जो है उसका क्या काम होता है, तो पेशेंट को मॉनिटर करना, ठीक है, जो पेशेंट आ रहे हैं तो उनको मॉनिटर करना, उनको चेक करना। दूसरा होता है मेडिकेशन हिस्ट्री। तो जो क्या कहते हैं जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसके पास पेशेंट आते हैं तो वो उनसे क्या इंटरव्यू लेता है, उनके बारे में पूछता है कि आपकी बीमारी कब से है, कब से नहीं है, कौन सी दवाएं आपने खाई नहीं खाई, क्या कहाँ पे दवा कराया, तो वो सारा जो डेटा होता है उसको रिकॉर्ड भी करता है वो। तो उनकी एक मेडिकेशन हिस्ट्री बनाता है। ऐसे क्या ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, यहाँ से ट्रीटमेंट का भी काम किया जाता है। ऐसे क्या प्रिपरेशन ऑफ आईवी एडमिक्सचर, अगर जरूरत पड़ती है तो आईवी एडमिक्सचर किया जाता है। इंट्रावेनस से जो एडमिक्सचर बनता है, ये असल में जो फंक्शन है ना ये हॉस्पिटल फार्मेसी का है ना कि क्लिनिकल फार्मेसी का। क्लिनिकल फार्मेसी में भी हो सकता है ये, यानी मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ऐसी दवा देनी है कि उस जैसी दवा आपके यहाँ पे मतलब प्रिपेयर नहीं है, यानी उस जैसा डोज क्या है मार्केट में अवेलेबल नहीं है या आपकी फार्मेसी में नहीं है। तो आईवी एडमिक्सचर क्या होता है, इसमें आप 2-3 दवाओं को एक साथ मिला के क्या है एडमिनिस्टर करते हैं। आप देखना सैलाइन आता है जो, तो उसके अंदर जो बॉटल होता है, समझ रहे हैं ना, जो बॉटल होता है NS आता है, RL आता है, तो उसी के अंदर आप कई सारी और दवाओं को मिला देते हैं तो वो होता है आईवी एडमिक्सचर। तो वो भी बनाया जा सकता है। ऐसे यहाँ से ट्रेनिंग का भी काम किया जाता है, यानी जो क्या कहते हैं न्यू फार्मासिस्ट हैं, जो नर्सेज वगैरह, उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। ऐसे क्या कहते हैं
रिटेल फार्मेसी स्टोर, यहाँ से दवाओं को बेचा भी जाता है। ऐसे क्या यहाँ से पेशेंट काउंसलिंग भी की जाती है। ऐसे क्या क्लिनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ से क्लिनिकल रिसर्च और डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। लोगों से क्या है बीमारियों का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे क्या है ड्रग फॉर्मूलरी, ये ड्रग जो फॉर्मूलरी है ये भी मतलब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम नहीं है। ये क्या है हॉस्पिटल के अंदर फॉर्मूलरी वगैरह बनता है तो इसको उसमें ऐड करिएगा, ठीक है। ऐसे क्या है ड्रग कंसल्टेंट, और जो फार्मासिस्ट है वो एक तरीके से ड्रग कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर सकता है, यानी लोग उसके पास आएंगे और दवाओं के बारे में उससे राय मशवरा कर सकते हैं, और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा वही सेम यहाँ पे है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन दी ड्रग इंटरेक्शन, क्लासिफाई इट विद एग्जांपल्स। तो ये कह रहे हैं ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करिए, उसको क्लासिफाई करिए एग्जाम्पल के साथ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था अभी किसी स्टेट में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, तो ड्रग इंटरेक्शन इज ए कंडीशन इन विच एन अनदर ड्रग और फूड अफेक्ट द ड्रग एक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट। तो ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई दूसरी दवा या कोई खाना दवा के इफेक्ट को कम कर देता है। मान लीजिए आपने एक दवा खाई और उसी के साथ में आपने कोई दूसरी दवा और खा ली, तो अब ये जो दो दवाएं हैं आपस में क्या होती हैं, टकरा जाती हैं, जिसको बोलते हैं आपस में क्या हो गई, टकरा गई, उसी को बोलते हैं इंटरेक्शन हो गया। अब ये क्या कभी ऐसा हो सकता है, अब सब दवा में नहीं होता है, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दवा का जो इफेक्ट है या तो वो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। या कुछ ऐसे खाने होते हैं कि अगर दवाओं के साथ में उन खानों को आप खा लें, वो फूड्स आप खा लें, तो उसकी वजह से भी तो उसकी वजह से भी इंटरेक्शन हो जाता है, यानी दवा का इफेक्ट बढ़ सकता है और घट सकता है। तो ये होता है ड्रग इंटरेक्शन, यानी दवाओं का आपस में इंटरेक्ट कर जाना, आपस में टकरा जाना, जिससे दवा का इफेक्ट कम हो जाए या क्या कहते हैं बढ़ जाए। अब यहाँ पे एक एक दो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, याद भी कर लीजिएगा। तो जैसे कि ओपियोइड जो दवाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, ऑक्सीकोडोन हो गया, ऑक्सीमोफोन हो गया, तो जो ओपियोइड वाली दवाएं हैं उनके साथ में अगर आप फेनोक्सीबेंजामीन ले लेते हैं तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो ओपियोइड का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, ओवरडोज की तरह से वो काम करने लग जाएंगे, तो वो डेंजरस कंडीशन में पेशेंट जा सकता है, एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं तगड़े। ऐसे क्या होता है जो फ्यूरासिमाइड्स है, थायाजाइड्स हैं, उनको अगर सल्फोनाइल यूरिया के साथ में आप ले लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या कहते हैं जो सल्फोनाइल यूरिया है, यानी ये एक तरीके से हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी शुगर के पेशेंट को दिया जाता है, उनका इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसे डिजिटलिस को आप अच्छे से जानते हैं, हार्ट रेट क्या करता है, ये हमारे हार्ट को मजबूत करता है। अगर आप डिजिटलिस दवा खा रहे हैं और उसी के साथ में एक ऐसा एंटासिड लेते हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम है या कैल्शियम है या एल्युमिनियम है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, डिजिटलिस एब्जॉर्प्शन डिक्रीज इन जीआईटी। तो जो डिजिटलिस है वो पूरी तरीके से जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अपना इफेक्ट भी वो नहीं दिखा पाएगा। तो ये हम लोगों ने ये जो पढ़ा है ये इसका किसके एग्जांपल्स पढ़े हैं, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। हाँ एक चीज और यहाँ पे पूछा ना टाइप्स, तो दो तरीके के ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, एक होता है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन और एक होता है ड्रग टू फूड इंटरेक्शन, ठीक है ना। अगर दो दवाएं आपस में इंटरेक्ट कर जा रही हैं तो उसको ड्रग टू ड्रग बोलते हैं, और अगर एक दवा और एक खाना आपस में इंटरेक्ट कर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ड्रग टू फूड इंटरेक्शन। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, ड्रग टू फूड इंटरेक्शन। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो जैसे कि ये दवा है एंटासिड, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हाई प्रोटीन जो खाने हैं उससे बचना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए, वरना जो इसका जो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। एंटासिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते जाके एसिड को, तो अब वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसके साथ में आपको ग्रेप्स जूस नहीं पीना चाहिए, अंगूर का जूस नहीं पीना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड मे कॉज एडवर्स इफेक्ट। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को, ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। उसी के साथ में अगर आप अंगूर का जूस पी लेते हैं तो इनका इफेक्ट क्या बढ़ जाएगा, यानी बहुत ज्यादा समझिए आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। ऐसे क्या कहते हैं कार्बामाजेपिन है, इसके साथ में आपको ग्रेप्स नहीं खाना है, वरना इसका जो इफेक्ट है वो क्या है बढ़ सकता है और एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ पूछता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरेक्शन, अब इनका क्या मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, यानी अगर ड्रग इंटरेक्शन होता है उससे क्या नुकसान पहुंच सकता है। तो दे कैन कॉज सीवियर एडवर्स इफेक्ट, तो इनकी वजह से बहुत सीवियर एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये दवाओं का जो असर उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। दे कैन अल्टर द ट्रीटमेंट, अब जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको ये अल्टर कर सकते हैं, यानी वो दवा क्या वो ट्रीटमेंट काम ही नहीं करेगा। ऐसे क्या
है दे कैन कॉज डेथ, इनकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ऐसे क्या है ड्रग इंटरेक्शन शुड बी अवॉइडेड फॉर बेटर ड्रग रिस्पॉन्स, अगर दवाओं का अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं तो ड्रग इंटरेक्शन को क्या है रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर क्या होता है इसको डिफाइन करिए। इट्स टाइप एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर, कि मेडिकेशन एरर के क्या टाइप्स हैं उसको बताइए और कैसे उसको मिनिमाइज किया जाए उसके बारे में मेथड्स बताइए, क्या तरीके हैं। तो मेडिकेशन एरर क्या होता है, तो मेडिकेशन का मतलब ड्रग ट्रीटमेंट और एरर का मतलब गड़बड़ी, ठीक है। तो यानी दवाओं के ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग कोई गड़बड़ी हुई है, कोई एरर आया है, उसको बोलते हैं मेडिकेशन एरर। और ये एरर ऐसा होता है जो प्रिवेंटेबल होता है, यानी उनको रोका जा सकता था। अगर ध्यान से आदमी काम करता तो ये जो क्या कहते हैं एरर आया है उसको रोका जा सकता था। ऐसा काम कि जिसको रोका जा सकता था और उसको नहीं रोका गया और उसकी वजह से पेशेंट को नुकसान पहुंच गया, या जो दवा हम लोग यूज कर रहे थे वो क्या अल्टर हो गया, तो उसको बोलते हैं मेडिकेशन एरर। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे मतलब मेडिकेशन एरर हो सकता है। तो सबसे पहला क्या है प्रिस्क्राइबिंग एरर, यानी जो क्या कहते हैं प्रिस्क्राइबर है उसी ने दवा को गलत प्रिस्क्राइब कर दिया, बीमारी कुछ और थी दवा कुछ और प्रिस्क्राइब कर दिया, उसमें गलत डोज लिख दिया, सही डोज लिखना चाहिए था गलत डोज लिख दिया। दूसरा होता है ओमिशन एरर, एरर क्या होता है, तो ये वाला एरर उस वक्त आता है कि मान लीजिए प्रिस्क्राइबर ने एक क्या है ट्रीटमेंट चार्ट बना दिया पेशेंट के लिए कि ये दवा इस टाइम में इसको इतनी दी जाएगी। अब जो उसको नर्सेज हैं उन्होंने उसको दवा सही से दिया नहीं, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे नर्सिंग होम में हो, उसको उस टाइम पे जो शेड्यूल्ड दवाएं थी वो नहीं दी जाती हैं, तो उसको भी बोलते हैं मेडिकेशन एरर। ऐसे क्या इम्प्रॉपर डोज एरर, यानी सही डोज में दवा नहीं दी गई। ऐसे ही क्या है डिटेरियोरेटेड ड्रग एरर, या जिसको एक्सपायर्ड ड्रग एरर भी कह सकते हैं, यानी उसको एक्सपायर्ड दवा एडमिनिस्टर कर दी गई। ऐसे क्या है प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग एरर, यानी प्रिस्क्राइबर ने तो दवा सही लिखी थी लेकिन जो दवा को डिस्पेंस करने वाले लोग जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने गलत दवा क्या है डिस्पेंस कर दिया। पर्चे में दवा कुछ और लिखी हुई थी और इन्होंने दवा कुछ और डिस्पेंस कर दी, तो इसकी वजह से जो एरर आता है जो नुकसान पहुंचता है पेशेंट को उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग एरर। एक होता है अनऑथोराइज्ड ड्रग एरर। अनऑथोराइज्ड ड्रग एरर क्या होता है कि जो प्रिस्क्राइबर है उसने दवा प्रिस्क्राइब किया, वो दवा तो दी गई नहीं दी गई वो बात अलग है, उसके अलावा और दूसरी दवा क्या है पेशेंट को दे दी गई बिना प्रिस्क्राइबर के मतलब मंजूरी के, प्रिस्क्राइबर से पूछा नहीं, उन्हीं दवाओं के साथ में एक दवा और दूसरी बढ़ा दी, उसकी वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं अनऑथोराइज्ड ड्रग एरर। ऐसे क्या है रॉन्ग टाइम एरर, जो दवा टाइम जो क्या है दवा के एडमिनिस्टर करने का जो टाइम बताया गया था उस टाइम पे दवा नहीं दी गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रॉन्ग टाइम। ऐसे रॉन्ग डोज हो सकता है। ऐसे क्या है रॉन्ग ड्रग प्रिपरेशन एरर हो सकता है, दवा ही गलत बनाई गई, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। ऐसे क्या कहते हैं दवा को सही से एडमिनिस्टर नहीं किया गया, ऐसे क्या पेशेंट को सही से मॉनिटर नहीं किया गया, तो ये सारी जो दिक्कतें आती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ड्रग एरर। ये सब टाइप्स हैं ड्रग एरर के। अब इसमें सारी याद ना हो पाए तो 5, 7, 8 जो भी इंपॉर्टेंस हैं उसको जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको याद कर लीजिएगा। अब इनको कैसे मिनिमाइज किया जाए, सबसे पहला क्या है सेपरेट प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन फॉर ईच मेडिकेशन। मान लीजिए एक पेशेंट आया, उसके लिए आपने एक ट्रीटमेंट चार्ट बनाया, ठीक, अब वो 5 दिन वो दवा चलाई गई, अब अगली बार फिर उसको 5 दिन के बाद दूसरी दवा चलानी थी, आपने उसी में उसको भी मिला दिया, कहा ये काट देना, ये ऐड कर लेना, ये काट देना, ये ऐड कर लेना, ठीक है, उसी में आपने क्या है आगे पीछे कर दिया। अब जो उसको दवा को एडमिनिस्टर करने जा रहा है उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है फार्मासिस्ट को कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि हर मेडिकेशन के लिए आपको अलग एक प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाहिए। और प्रिस्क्राइबर की ये भी जिम्मेदारी है कि जब वो साइन करने जा रहा है तो उससे पहले जो भी उसने लिखा है उसको अच्छे से देख लेना चाहिए। ऐसे क्या है जो प्रिस्क्रिप्शन करते वक्त जो एब्रीवेशन वगैरह यूज होते हैं दवाओं के नाम के बारे में उससे बचना चाहिए। अब क्या है अब एब्रीवेशन यूज कर लिया, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया किसी दवा के बारे में और फार्मासिस्ट ने उसको कुछ अलग समझ लिया, ये कुछ और बताना चाहता उसने कुछ अलग समझ लिया, तो ऐसे भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे क्या द पेशेंट एज शुड बी मेंशन्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा ये भी है कि पेशेंट का जो एज है उसको भी प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करना चाहिए, ठीक है ना, उसके वजह से डोज वगैरह सही से दिया जा सकता है। क्या फार्मासिस्ट की भी जिम्मेदारी है कि जब उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आए तो उसको केयरफुली पढ़ना चाहिए ध्यान से, और उसमें देखना चाहिए कहीं गलती वगैरह तो नहीं है। और पेशेंट को ये और जो फार्मासिस्ट है उसको ये भी देखना चाहिए कि जो इसमें डोजेज वगैरह बताए गए हैं वो पेशेंट के एज के हिसाब से वो सही है कि नहीं है, कहीं हाई डोज तो इसमें नहीं लिख दिया गया है। ऐसे क्या है जो नर्सेज हैं जो दवा को क्या कहते हैं एडमिनिस्टर करती हैं
तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दवा हम एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं ये इसी पेशेंट की दवा है या किसी दूसरे पेशेंट की तो नहीं है कहीं, ठीक है ना। तो वो भी देखना चाहिए, और डोज वगैरह जो है वो राइट डोज में आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्या मल्टीटास्क से बचना चाहिए, दवा को प्रिस्क्राइब करते वक्त, दवा को डिस्पेंस करते वक्त और दवा को एडमिनिस्टर करते वक्त। यानी ये नहीं कि उसी में आप क्या मोबाइल भी चला रहे हैं, दवा प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं, तो गलती होने के चांसेस हैं। ऐसे ही दवा डिस्पेंस करते वक्त भी और दवा एडमिनिस्टर करते वक्त पता चल रहा है कि लीड लगा रखा, बात कर रहा है कहीं पे इधर उधर, और दवा एडमिनिस्टर भी कर रहा है। लगाना था उसको क्या है इंट्रामस्कुलर, और उसने लगाना था उसको इंट्रामस्कुलर, उसने लगा दिया इंट्रावेनस, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे क्या है जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, उनका वर्कलोड भी कम होना चाहिए। वर्कलोड जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी क्या एरर आ सकता है। ऐसे ही एक मेन पॉइंट याद रखिएगा, लासा ड्रग को भी केयरफुली हैंडल करना चाहिए। लासा ड्रग क्या होती हैं, जो एक जैसी दिखने में, जिनका नाम एक जैसा होता है, जिनको बोला भी एक जैसा जाता है, यानी उनका साउंड भी एक जैसा है, तो लासा ड्रग लुक्स अलाइक एंड साउंड अलाइक। ऐसी दवाओं को क्या है थोड़ा केयरफुली हैंडल करना चाहिए। और जो प्रिस्क्राइबर है उसको क्या चाहिए कि दवा वो खुद लिखे, ये नहीं कि बोल रहा कोई और लिख रहा है, तो वहां पे भी क्या मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। लासा ड्रग क्या होता है, तो लासा ड्रग का मतलब होता है कि वो दवाएं जो मतलब देखने में भी सेम होती हैं और जो सुनने में भी सेम होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फोलिक एसिड और फोनिलिक एसिड, अब बहुत माइनर सा फर्क है, समझ रहे हैं ना। अगर थोड़ा भी आपने ध्यान हटाया तो क्या करेंगे आप, लिखा हुआ है फोनिलिक एसिड, तो आप क्या करेंगे फोलिक एसिड उठा के देंगे, इसलिए कि आप फेमस यही है फोलिक एसिड, हाँ कमजोरी है फोलिक एसिड लगा दो। तो वहां पे लिखा हुआ फोनिलिक, लेकिन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, थोड़ी सी भी आपने गफलत की, तो क्या होगा फोलिक एसिड आप एडमिनिस्टर कर देंगे या आप डिस्पेंस कर देंगे। ऐसे क्या रिट्रोवीर और रिट्रोनावीर बहुत थोड़ा सा फर्क है ना। तो ये होता है जो सुनने में और लिखने में भी तकरीबन सेम होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं लासा ड्रग। इनके 2-3 एग्जाम्पल्स आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब एक ट्रिक होता है, एक मेथड, एक टेक्निक है कि कैसे लासा ड्रग को मतलब कंट्रोल किया जाए कि एरर ना आए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये टॉलमैन लेटरिंग सिस्टम है, तो इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। तो इसमें ना स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को यूज करके, या आप ये भी कह सकते हैं कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर को यूज करके दवाओं को आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। यानी दवाओं को आपस में एक दूसरे से फर्क किया जाता है, यानी देख के आपको पता लग जाएगा कि ये अलग अलग दवाएं हैं, ठीक है। अब उसका एग्जांपल देखिए, जैसे क्लोरप्रोमाजीन हो गया और क्लोरप्रोपामाइड, ये दोनों क्या हैं, ये लासा ड्रग है। जैसे कितना मिलता जुलता है, क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रो इसमें भी है, क्लोरप्रो इसमें भी है, समझ में आ रही बात। तो क्लोरप्रोमाजीन और क्लोरप्रोपामाइड तरीके से लासा ड्रग हैं। जो पार्ट ऐसा है जो दूसरे में नहीं है, उस दवा को आप कैपिटल लेटर कर देते हैं या उसमें उसको दूसरे कलर में कर देते हैं, तो देखते ही फिर आदमी फौरन समझ जाता है कि ये दवा दूसरी है और ये क्या है दूसरी। आप देखिए, आप यहाँ से देख के पता लगा लेंगे कि चूंकि ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो आप समझेंगे क्लोरप्रो इसमें भी है, क्लोरप्रो इसमें भी है, तो आप गलती नहीं करेंगे कि ये क्लोरप्रोमा। अब आप जब इस तरीके से दवाओं के नाम लिखे रहेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्लोरप्रोपामाइड है और ये क्या क्लोरप्रोमाजीन है। और अगर इनको क्या दोनों को छोटे में लिख दिया जाए तो फिर वहां पे मिस्टेक और एरर होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आ रही बात। यानी जो लासा ड्रग हैं, जो एक जैसी दवाएं हैं, तो उनमें जो दवा का जो पार्ट अलग है दूसरी दवा से, तो उसको क्या करते हैं कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। जैसे कि डोपामीन हो गया और डोब्यूटामीन हो गया, तो ब्यूटामीन तो सेम है तो इसको तो स्मॉल लेटर में रहने देते हैं, और ये डोब्यूट और डोप ये क्या है अलग अलग है तो इसको कैपिटल लेटर में कर देते हैं। तो इस तरीके से आदमी देख के फौरन क्या है समझ जाता है कि ये क्या है अलग अलग दोनों दवाएं हैं। क्या वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।